Assalamu alaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram. Welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss an important topic which is Kirchhoff's rules. तो आज हम जो है वो किरचॉफ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किरचॉफ रूल्स होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो किरचॉफ रूल्स जो है उससे पहले हमने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ के बारे में, फिर हमने रूल्स पढ़े थे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये सब जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर जो है वो सीरीज़ में किस तरह से हम उनको जोड़ते हैं और पैरेलल में हम उनको किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से हम उनकी जो टोटल रजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि ये वाले जो हमारे पास रूल्स हैं वो इस सर्किट में किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, और इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स से अटैच कर दिया है। तो जब हमने इसको वोल्टेज सोर्स से अटैच कर दिया है तो इससे जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हमें पता है कि ओहम्स लॉ क्या होता है, V=IR। अगर हमें रजिस्टर जो है हमें पता है उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर मेंशन होती हैं, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है किस तरह से रजिस्टर की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ओहम्स लॉ पता है V=IR और हम यहाँ से I जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो V चूँकि ये जो पोटेंशियल है ये सारे सर्किट के लिए हम लेंगे, तो सारे सर्किट के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास है 30। ठीक है, 30 जो पोटेंशियल है इस बैटरी का है, इस सोर्स का है। तो अगर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेंगे वो भी हम पूरे सर्किट के लिए लेंगे कि इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है उनका सम हम लेंगे। चूँकि ये सीरीज़ में अटैच हैं इसलिए हम ये वाला जो हमारे पास इसके बाद सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है जिससे टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 10 + 15 25 + 20 45 जो है वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है इस करंट की वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी करंट की वैल्यू आएगी उस हिसाब से आगे हम इसकी जो फर्दर कह लें कि डेरिवेशंस हैं इन वैल्यूज़ की वो कर सकते हैं। अब हमने पोटेंशियल का पता है, सर्किट में करंट का पता है, तो हम हर जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू जो है वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितना हो रहा है। तो वो हम किस तरह से यहाँ से I जो है वो R1 ये वाला फार्मूला। ठीक है, I तो चूँकि सारे सर्किट में सेम है, ठीक है, जितना ये हमारे पास आएगा वो सारा करंट जो है इसमें से पास करेगा। इसी तरह से हम जो है वो I×R3 ये फार्मूला यूज़ करके हम इस सारे जो रजिस्टर्स हैं इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे कह लें कि I की वैल्यू यहाँ से पुट करके रजिस्टर की वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स सपोज कि वो वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6 ओहम। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है कह लें कि 10 ओहम। ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है अगर 6 ये है, 10 ये है, 16 आ गया, टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना है 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 14 जो है यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। यहाँ से हम आसानी से जो पोटेंशियल ड्रॉप है, करंट है, टोटल पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, ये यूज़ करते हुए ये दोनों हम ओहम्स लॉ और रूल फॉर सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम इन सर्किट के लिए हम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते थे, इन सर्किट को हम एनालाइज कर सकते थे। लेकिन असल मसला जो है वो कहाँ पे आया, जब हमने इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना चाहा, यहाँ इस तरह के सर्किट को हमने एनालाइज करना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रजिस्टर्स हैं और ज़्यादा जो है एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स मौजूद हैं।
तो इस केस में जब हमने इसको चाहा कि हम यहाँ पे जो करंट है I4, I1, I2, I3, I5 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना चाहिए या इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहिए, तो वो हमारे लिए आसान ना था बल्कि वो नामुमकिन था कि हम उन रूल्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकें या फिर हम जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप या करंट की वैल्यूज़ इन रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिर जो किरचॉफ था उसने अपने 2 लॉज जो हैं वो पेश किए इन सर्किट्स के लिए। ऐसे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आते हैं रजिस्टर्स के, उनके लिए हमने मुख्तलिफ जो है जो रूल्स हैं वो दिए उसने। उसके जो रूल्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, एक किरचॉफ फर्स्ट रूल है, दूसरा किरचॉफ सेकंड रूल है। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो रूल्स हैं वो वर्क करते हैं। तो आज जो हमारा है हमारे पास सर्किट वो उसमें हम जो है किरचॉफ का फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है उसको यूज़ करते हुए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया था। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसके 4 नाम हैं। उसको हम जो है किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोलते हैं, उसको हम किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं, उसको हम किरचॉफ पॉइंट रूल भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको किरचॉफ हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो असल में किरचॉफ करंट रूल या हमारे पास पॉइंट रूल, ये जो चारों नाम मैंने लिए हैं ये क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। असल में किरचॉफ रूल फर्स्ट रूल क्या बताता है अभी हम देखते हैं। यहाँ से ये मेरे पास 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो जिनमें से करंट I1 और I2 जो है वो पास कर रहा है, गुज़र रहा है और वो एक पॉइंट A अकॉर्डिंग टू योर बुक मैंने भी A इसको लिख दिया है, वो पॉइंट A की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ से दोनों जो करंट हैं I1 और I2 दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, A पॉइंट की तरफ है। और वहाँ से जो रजिस्टर एक और लगा हुआ है उसके क्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो है I3। यहाँ से हमने देखा कि 2 करंट जो हैं वो एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से एक करंट आगे जो है वो निकल रहा है। तो यही हमें जो किरचॉफ था उसका फर्स्ट रूल बताता है कि हमारे पास सम ऑफ जो करंट्स होते हैं जो मूविंग टूवर्ड्स अ पॉइंट होते हैं वो इक्वल होते हैं जो उससे करंट अवे मूव कर रहा है। इस दोनों जो हमारे पास करंट्स हैं उन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा जो तीसरा करंट उस पॉइंट से मूव अवे कर रहा है। ये 2 करंट्स इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये जो यहाँ से करंट है इससे अवे मूव कर रहा है। ठीक है, तो किरचॉफ रूल ने हमें ये बताया था, किरचॉफ फर्स्ट रूल ने, कि सम ऑफ द करंट्स, ठीक है, मूविंग टूवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द दैट पॉइंट या दिस पॉइंट। ठीक है जी, इस पॉइंट की तरफ जो मूव करने वाले करंट हैं वो और जो उससे अवे मूव कर रहे हैं वो हम क्या लेते हैं, उनका जो सम अगर लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। या ये वाला जो करंट है जो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो इक्वल होगा इस पॉइंट के जो अवे मूव कर रहा है। 2 तरह से है कि एक अगर हम लें कि सम ऑफ ऑल द करंट्स, ठीक है, मूविंग टूवर्ड एंड मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, वो क्या होंगे, 0 होंगे। या हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द सम ऑफ द करंट मूविंग टूवर्ड द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स। ठीक है, वो किस तरह से है कि हम जो है जो करंट मूव कर रहा है टूवर्ड द पॉइंट, एक कन्वेंशन है कि कन्वेंशनली हम इसको लेते हैं कि जो करंट जो है उस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव करंट लेते हैं और जो करंट उस पॉइंट से अवे मूव करेंगे उनको हम क्या लेंगे, उनको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी, अवे फ्रॉम द पॉइंट उनको हम लेंगे नेगेटिव। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट के ऊपर जितने भी करंट होंगे, चाहे वो आने वाले होंगे या जाने वाले होंगे, उनका सम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास कि यहाँ से I1 करंट जो है वो इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, यहाँ से I2 करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, और यहाँ से I3 करंट इस तरफ को मूव कर रहा है, और I4 जो करंट है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस इस तरफ को मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0, कि इन रजिस्टेंसेस का जो करंट है उनका जो सम है जो टूवर्ड्स मूव कर रहा है और इस पॉइंट से जो अवे मूव कर रहे हैं उनका जो सम अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि जो करंट्स इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो इससे अवे मूव कर रहे हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 इनको जमा करेंगे और सम करेंगे ना, सम ऑफ ऑल द करंट्स, लेकिन चूँकि ये अवे मूव कर रहे हैं, I3 अवे मूव कर रहा है और I4 भी अवे मूव कर रहा है, तो इनका जो हम क्या लेंगे, इनका सम जो है ये नेगेटिव में लेंगे, I माइनस I3 और माइनस I4, इनको जब हम जमा करेंगे तो इनका सम जो है वो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितना करंट जो है वो यहाँ से इस तरफ को आ रहा है उतना ही करंट जो है वो अवे मूव कर रहा है। कोई भी करंट जो है वो यहाँ पे आके स्टे नहीं करता, सारे का सारा जो करंट है वो अवे मूव कर जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, इसका सम 0 क्यों है, ठीक है, और ये सम ऑफ ऑल द करंट जो हैं वो 0 क्यों आते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए हमने पढ़े हुए हैं बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत से रूल्स हैं। यहाँ पे जो हम लॉ पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जो भी टोटल चार्ज होता है नेचर में, जो टोटल चार्ज पाया जाता है उसका जो वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, कि जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, ना उसमें कोई कमी होगी ना उसमें कोई इजाफा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें इस सेंस में क्या बताता है कि यहाँ से जितने जो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं इस तरफ को, और जितने चार्जेस I2 के अक्रॉस हैं वो मूव कर रहे हैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस मूव कर रहे हैं। यहाँ से जितने चार्जेस मूव करके आते हैं और जितने चार्जेस यहाँ पे मूव करके आते हैं वो उनका सम होगा, और उनका सम जो है वो उन चार्जेस के सम के बराबर होगा जो यहाँ से अवे मूव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज जो है वो कुछ चार्ज यहाँ पे आके रुक जाए और कुछ जो है वो आगे मूव कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह लें कि आपके पास 3 एम्पेयर जो करंट है, या कह लें कि 3 कूलम चार्ज जो है वो यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, और यहाँ से 5 कूलम चार्ज जो है वो इस तरफ को मूव कर रहा है। यहाँ पे इनका सम जो है वो कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास 4 कूलम करंट जो चार्जेस हैं वो इस तरफ को मूव कर रहे हैं, तो बाकी जो हैं टोटल 8 है, तो इसमें से जो इधर को कितना मूव करेंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, यहाँ पे 2 कूलम जो है उसने रेस्ट कर ली है और बाकी जो है वो इधर को मूव कर जाएगा। टोटल कितना है, 8 कूलम है, 8 कूलम है, तो 4 अगर इधर को मूव किया है तो 4 ही इधर को जाएगा। ठीक है, अगर 4 उस तरफ को मूव किया है तो 4 ही इस तरफ को मूव करेगा। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो बताता है। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि करंट जो है वो क्या होता है, मूविंग चार्ज को हम करंट बोलते हैं ना। ठीक है, तो जो चार्ज मूव करते हैं यहाँ से किसी टाइम के लिए उसको हम करंट बोलते हैं। तो चूँकि चार्जेस जो हैं वो कंजर्व रहते हैं तो जो करंट है यहाँ पे वो भी उतना ही रहेगा जितना पीछे से आया था, और इस पॉइंट पे जो सम होगा वो उनका क्या होगा, 0 होगा। ये एक इम्पोर्टेंट जो MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का वो उसकी बेस किसके ऊपर है। उसकी जो बेस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। ये आपने हमेशा बात जो है वो याद रखनी है। तो इसी वजह से इनका जो सम है वो 0 हो जाता है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से आएगा उतना ही आगे मूव करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इसी तरह से समझ लें
कि एक बस स्टेशन है, उस पर जो मुख्तलिफ़ तरफ से जो लोग हैं वो आते हैं, ठीक है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिस तरफ को उसने जाना है अपनी मंजिल पे जहाँ पे जाना है, तो जितने लोग बस में बैठे हैं उतने ही वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। बस का जो पॉइंट है जहाँ पे बस खड़ी है, जहाँ से आपने जाना है, वो कह लें कि आपका पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे वो सारे जो मुसाफिर हैं वो आके मिल रहे हैं और आगे जो जा रहे हैं, ठीक है, वो उतने ही जाएंगे जितने जो ओवरऑल यहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ पे बस में बैठे थे, वो टोटल आगे भी उतने ही जाएंगे जितने बस के अंदर बैठे हुए हैं। ये नहीं होगा कि उसमें से रास्ते में जो है वो कुछ हो जाए, रास्ते में जाते जाते कम हो जाएंगे। अगर वो उससे उधर ही बैठे हैं तो वो जो है उधर ही टोटल जो है वो उतने ही पहुंचेंगे मंजिल के ऊपर जितने वो स्टार्ट में बस के ऊपर बैठे थे, ठीक है जी। तो अगर तो रास्ते में कोई उतर नहीं जाता या कोई और मजबूरी नहीं बन जाती, या अगर हम इस टर्म में बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के टर्म में, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई सिंक या सोर्स नहीं है तो यहाँ पे ना तो चार्ज के अंदर कोई इजाफा होगा, ठीक है, और ना ही चार्ज जो है उसमें कोई कमी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 कूलम चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो आगे जो है वो हम कहते हैं जी कि 6 कूलम आगे चला जाता है, ठीक है। या यहाँ पे टोटल करंट जो है वो 8 एम्पेयर आ रहा है, आगे हम कहते हैं कि जी 5 एम्पेयर जाता है, 3 एम्पेयर यहाँ पे रेस्ट करने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता, चार्ज जो है वो यहाँ पे आके थक नहीं जाएगा, चार्ज ने मूव करना ही है, ठीक है। यहाँ पे 8 कूलम आ रहा है, 8 कूलम में से 3 कूलम कहे कि मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ और 5 कूलम जी तुम जाओ, ऐसा नहीं होता। चार्ज यहाँ पे आराम नहीं फरमा सकता, ठीक है। तो जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उतना ही आगे मूव करके जाएगा। यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। इसी वजह से जो सम है वो ज़ीरो होता है। इसी वजह से ये भी एक MCQ आता है कि सम ऑफ करंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर जो है मैंने आपको बता दिया है। तो चार्ज टू वर्ड, ठीक है, करंट फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट, ठीक है, चार्ज टूवर्ड इज इक्वल टू चार्ज अवे। जितना चार्ज जो है वो इस पॉइंट की तरफ मूव करता है उतना ही इससे आगे मूव करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है करंट फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये था हमारे पास किरचॉफ फर्स्ट रूल। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।